नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों आज हम लोग जो करने जा रहे हैं मैथ पेडागोजी का जो है अगला सेशन दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन में जो टॉपिक करने जा रहे हैं दोस्तों, टॉपिक का नाम है कि गणित में त्रुटि विश्लेषण। यानी बच्चे जो गलतियाँ करती हैं उसके एनालिसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ऊपर जो है कि बात करने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं इसमें क्वेश्चंस के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को देर न करते हुए स्टार्ट करेंगे। और इसके पहले जो भी सेशन है मतलब आपको 5 से 6 वीडियो मिल चुकी हैं मैथ्स पेडागोजी की, तो वो सारे मैं करा दिया हूँ और कुछ एक या दो और बचे हुए हैं चैप्टर्स को, उनको कराना बाकी है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, तभी जो है कि सारी वीडियोस आपको मिलेगी। और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है सभी सब्जेक्ट्स का, जिससे आप आसानी से सभी वीडियोज़ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। तो त्रुटि विश्लेषण से पहला क्वेश्चन क्या है कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन है कैसा है? गलत है क्योंकि गणित त्रुटिहीन होना चाहिए। बी सही है क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणितीय अवधारणा की रचना कैसे करते हैं। वहीं सी है गलत है क्योंकि त्रुटियां बच्चों के कम बुद्धि स्तर को दर्शाती हैं। या सही क्योंकि ये शिक्षकों को बच्चों के ग्रेड बताने में मदद करती है। सिंपल सी बात है कि जो गणित में त्रुटियां हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है। तो इससे मतलब क्या है कि ये तो पहली बात सही है क्योंकि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी, जो जो गलत है वो तो पहले ही कट गया। अब सही है, हालांकि ग्रेड बताना गलत होता है तो ये गलत है और ना ही ये ग्रेड बताने में मदद करती हैं, बल्कि इसलिए सही है क्योंकि यह ये बताती हैं क्योंकि बच्चे गणितीय अवधारणा की रचना कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो त्रुटि है ना वो क्या है, इंपॉर्टेंस है, यानी कि सही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका। तो देखेंगे कि एक बच्चा 45 को 405 लिखता है। एक शिक्षक के रूप में आप इस त्रुटि को कैसे सुधारेंगे? ये है कि उसे 10 बार सही उत्तर लिखने को कहेंगे तो क्या बच्चा समझ जाएगा? जी नहीं सहेगा, फिर वो गलतियां करेगा। दिया कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा को मूर्त पदार्थों से समझाएंगे। जी हाँ, इसमें जो है स्थानीय मान की प्रॉब्लम है, तो इसमें जो है उसे स्थानीय मान की जो अवधारणा है वो आप मूर्त पदार्थों के माध्यम से कंक्रीट मटेरियल से समझाइए तो बच्चे को समझ में आ जाएगा। उसे सुनने का महत्व बताएंगे और उसे कॉपी पर गलत का निशान लगा देंगे। इन सबसे सही नहीं होगा। जो सही होगा आपका किससे होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका कि गणित में त्रुटि होने वाली त्रुटियां मुख्य रूप से किस ओर संकेत करती हैं? ऑप्शन ए है कि गणित सीखने की कठिन प्रकृति की ओर, बी है कि बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की ओर, या सी बच्चों के चिंतन के गणितीयकरण और उनके सीखने की प्रक्रिया की ओर, या शिक्षक की शिक्षण पद्धति की कमी की ओर। यहाँ पर जो जो त्रुटियां हैं वो किस ओर संकेत करती हैं? तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बच्चों के चिंतन के गणितीयकरण और उनके सीखने की प्रक्रिया की ओर जो है क्या करती हैं, संकेत करती हैं कि बच्चा जो है किस प्रकार से जो है बच्चा गणित को सीख रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि अंक गणित में लापरवाही से की गई त्रुटियों को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर जो है लापरवाही से त्रुटियां हो रही हैं तो इसे क्या करना चाहिए? बच्चों को कैलकुलेटर का उपयोग करने देना चाहिए, उत्तरों की दोबारा जांच करने की आदत विकसित करनी चाहिए, या त्रुटि करने पर दंड देना चाहिए, या केवल सही उत्तरों पर ध्यान देना चाहिए? तो सिंपल सा इसका लॉजिक है कि इसे हम क्या कर दें, उत्तरों की दोबारा जांच करने की क्या करनी चाहिए, आदत विकसित करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि पहली बार में बच्चा जो है गलती कर दिया हो, तो जब वो रीचेक करेगा तो उस गलती को वो क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है। तो इस वजह से ये आदत विकसित करनी चाहिए। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की एक छात्र 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5 लिखता है। मतलब अंश को अंश में जोड़ दे रहा है, हर को हर में जोड़ता है। तो लिखता है इस त्रुटि का सबसे संभावित कारण क्या है? छात्र को जोड़ना नहीं आता है, या छात्र भिन्नों के योग में प्राकृतिक संख्याओं के योग का नियम सामान्यीकरण कर रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं का योग कर दिया जाता है उसी तरीके से वो भिन्नों को भी क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है। इस वजह से ये गलती हो रही है। तो इसमें जो है ये प्रॉब्लम्स है, इसको जो है सुधारना पड़ेगा। छात्र जो है कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है, ये गलत बात है। और छात्र को लसप की अवधारणा नहीं पता, ये भी गलत है। यहाँ पे ये सही नहीं है, सही है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 की त्रुटि विश्लेषण यानी कि एरर एनालिसिस शिक्षक की मदद करता है बच्चों को अलग अलग समूहों में बांटने में, या बच्चों की सीखने की कठिनाइयों के विशिष्ट क्षेत्रों को समझने में,
तो देखिए त्रुटि से क्या समझ में आता है कि बच्चा जो है किस कठिनाई के विशिष्ट क्षेत्रों को से सीख रहा है या उसकी कठिनाइयाँ क्या हैं सीखने में, ये चीज़ को कौन बताता है, त्रुटि विश्लेषण बताता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये चीज़ें समझ में आती हैं किसके बारे में, बच्चों के बारे में। उसके बाद दिया है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए वहीं पाठ्यक्रम को जल्दी समाप्त करने के लिए, जी नहीं। तो सही आंसर क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि बच्चों की जो सीखने की कठिनाइयों के विशिष्ट क्षेत्रों को समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया है एनसीएफ से क्वेश्चन आया है आपका। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में गलतियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे एक रास्ता प्रदान करती हैं ताकि बच्चा अपनी सोच को व्यक्त कर सके, अनुत्तीर्ण छात्रों को बाहर निकालने का आधार बनती हैं, शिक्षकों को बच्चों को डांटने का मौका देती हैं या कम अंक वाले बच्चों की पहचान करती हैं। तो देखिए राष्ट्रीय जो आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में गलतियां महत्वपूर्ण इसलिए होती हैं क्योंकि वे एक रास्ता प्रदान करती हैं ताकि बच्चा अपनी सोच को क्या कर सके, व्यक्त कर सके। ठीक है, तो देखिए हर बार आपको एनसीएफ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैथ में एनएपी से भी आ जाता है। तो देखिए एनसीएफ से आने वाली सभी क्वेश्चंस को, इसके लिए मैं आपको एक वीडियोस बना दूंगा और एनसीएफ से जितने भी गणित में क्वेश्चंस आए होंगे उन सभी को मैं इकट्ठा कर दूंगा, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी और सभी एनसीएफ वाले क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि गणित में प्रक्रियात्मक त्रुटि यानी कि प्रोसीजरल एरर क्या है। दिया है कि गणना करते समय सूत्र को भूल जाना, प्रश्न को गलत पढ़ना, अवधारणा को बिल्कुल न समझना या गणना के चरणों में गलती करना। यहाँ पर प्रोसीजरल एरर की बात है, प्रक्रियात्मक त्रुटि की बात है। तो प्रक्रियात्मक त्रुटि में स्टेप्स में गलती जो होती है उसकी बात करते हैं, यानी गणना के चरणों में गलती करना होता है इसका मतलब। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। दिया है कि एक बच्चा 35 और 48 को जोड़ने समय 713 लिखता है, यहाँ बच्चे को किस में कठिनाई है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ 35 लिख दीजिए, उसके बाद जो है ये आपका 48 है, इसको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद देखिए 8 5 13 हो गया, तो 13 को पूरा लिख दे रहा है और उसके बाद 4 3 7, तो ये पूरा पूरा दिख रहा है। मतलब जो कैरी वाली दिक्कत है ना वो कर रहा है, वो कैरी नहीं ले पा रहा है। तो ये समस्या जो है कि है, तो यहाँ बच्चे को किस में कठिनाई है, तो किस में कठिनाई है बच्चे को इसमें, तो देखिए गिनने में, जी नहीं गिनने में नहीं है, संख्याओं के क्रम में ये भी गलती नहीं है, पुनर्समूहीकरण या रीग्रुपिंग या कैरी ओवर के द्वारा योग करने में, जी हाँ कैरी ओवर के द्वारा जो है योग करने में उसको कठिनाई है। तो जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना कि शून्य की अवधारणा में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि शिक्षण के दौरान बच्चों की त्रुटियों को दूर करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ड्रिल और अभ्यास, उपचारात्मक शिक्षण, सहपाठियों से नकल करवाना, ब्लैक बोर्ड से उत्तर लिखवाना। सही आंसर क्या होगा आपका, तो रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण। बच्चे में जो भी त्रुटि हैं, जो भी कमियां हैं, उसको हम क्या करेंगे, उसका उपचार करेंगे और उसको दूर करेंगे। नेक्स्ट के देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। दिया है कि यदि कोई छात्र ज्यामिति के प्रश्नों में हमेशा गलती करता है तो शिक्षक को क्या चाहिए। छात्र को ज्यामिति छोड़ने के लिए कहना चाहिए, जी नहीं। दृश्य सहायक सामग्री, विजुअल एड्स और गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे वो बच्चा अच्छे तरीके से समझ जाए, ये पॉइंट आपका सही है। वहीं उसे गणित की परीक्षा में बैठने से रोकना चाहिए, गलत होगा। उसके माता पिता से ट्यूशन लगवाने को कहना चाहिए, ये भी गलत होगा। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आप दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की गणितीय त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। दिया है कि त्रुटियां अधिगम का हिस्सा हैं, या बी केवल मंदबुद्धि बच्चे ही त्रुटियां करते हैं, या सी त्रुटियों का शिक्षण अधिगम से कोई संबंध नहीं है, या डी त्रुटियों को हमेशा नज़रअंदाज कर देना चाहिए। देखिए तो गणित में जो त्रुटियां होती है ना, वो भी एक क्या होती है गणित में या फिर कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में, हालांकि यहाँ पे गणित की बात किया गया है कि गणितीय त्रुटियों के बारे में, तो त्रुटियां हमेशा ही क्या होती हैं, अधिगम का एक हिस्सा होती हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि बच्चा किस तरीके से चीज़ों को समझ रहा है, सीख रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 की एक छात्र कहता है कि 0.50 0.5 से बड़ा है, तो इस भ्रांति को दूर करने के लिए आप क्या उपयोग करेंगे।
यानी इन दोनों में बताना है कि ये दोनों बड़े हैं, हालांकि है तो बराबर, पर बच्चे समझते हैं कि क्या है इसमें ज़्यादा है, ये कम है, तो ये जो है बड़ा है और ये छोटा है, तो क्यों है, तो इसको आप किस तरीके से समझाएंगे। तो आप ग्रिड पेपर देखे होंगे, ग्रिड पेपर जिस पे बार ग्राफ की कॉपी जो होती है, ग्रिड पेपर इस तरीके से बना होता है, उसमें आप हर एक पॉइंट को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे जो है क्या होता है, ग्रिड पेपर के माध्यम से हम दशमलव के पॉइंट्स को भी रिप्रेजेंट करके ये शो कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या है, कोई अंतर नहीं है। तो जो मिसकंसेप्शन है ना, जो भ्रांति है, इसको हम दूर करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं, तो ये ग्रिड पेपर का उपयोग करके हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझा सकते हैं। अबेकस गिनतारा और संख्या लेखा पर ये उतना स्पष्ट नहीं होगा जितना कि ये ग्रिड पेपर पर स्पष्ट हो जाएगा। तो जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि बच्चों की त्रुटियों का मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है गणित का भय, शिक्षक का व्यवहार, परीक्षा का दबाव या उपरोक्त सभी। तो देखिए बच्चों की त्रुटियों का जो मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, ये सारे के सारे हो सकते हैं। हो सकता है उसको गणित का भय हो, शिक्षक का व्यवहार अच्छा न हो, परीक्षा का दबाव हो, ये सभी जो है कारण बन सकते हैं किसके लिए, बच्चों में त्रुटियों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है आपका कि 15 में कि न्यूमैन के अनुसार गणितीय शब्द समस्याओं को हल करने में त्रुटि के चरणों में पहला चरण क्या है, यानी अगर वर्ड प्रॉब्लम बच्चा कर रहा है तो उसमें सबसे जो पहली गलती होगी या समस्या होगी वो क्या होगी। प्रश्न को पढ़ना और समझना, गणितीय संक्रिया करना, उत्तर को लिखना, प्रश्न का अनुवाद करना। सिंपल सी बात है, जब भी हम पहला चरण करेंगे तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे। अगर यहाँ पे त्रुटि होती है तो त्रुटि अगर होती है तो जो सबसे पहला चरण होगा वो कहाँ पर होगा, तो प्रश्न को पढ़ने और समझने में। तो जो सही आंसर होगा ना इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विकासात्मक त्रुटियां यानी कि डेवलपमेंटल एरर्स वे हैं जो जानबूझकर की जाती हैं या बच्चे की उम्र और सीखने के स्तर के साथ स्वाभाविक रूप से होती हैं या शिक्षक की गलती से होती है या कभी ठीक नहीं की जा सकती है। तो जो विकासात्मक त्रुटियां होती हैं वे क्या होती हैं, वे सीखने के स्तर के साथ ही क्या होती हैं, स्वाभाविक होती हैं। तो सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आपका है 17 नंबर क्वेश्चन की गणित की कक्षा में त्रुटि संवाद यानी कि एरर टॉक का अर्थ क्या है। बच्चों की गलतियों का मजाक उड़ाना, जी मजाक कभी नहीं उड़ाना है, गलतियों पर चर्चा करना ताकि छात्र उनके पीछे के तर्क को समझ सकें। जी हाँ, ये पॉइंट आपका सही है कि गलतियाँ हुई हैं तो इसके पीछे का तर्क क्या है उसको समझेंगे, जिससे वजह से वो गलतियाँ दोबारा न हों। दिया है कि गलतियों के लिए अंक काटना, जी नहीं, केवल सही छात्रों से बात करना, ये भी नहीं सही होगा। तो जो सही होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। दिया गया है कि गणित में अवधारणात्मक त्रुटि का उदाहरण है यानी कॉन्सेप्चुअल एरर का एग्जाम्पल क्या है। दिया है 5 × 4 = 20 के स्थान पर 21 लिखना, जल्दीबाजी में, या आयत के क्षेत्रफल के सूत्र को परिमाप के लिए उपयोग करना, प्रश्न के अंक गलत उतारना, या गणना में हासिल भूल जाना। देखिए कॉन्सेप्चुअल एरर की बात किया है, कॉन्सेप्ट की बात किया है, तो जो कॉन्सेप्ट की बात हो रही है वो केवल किस में हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी में हो रही है कि आयत के क्षेत्रफल के सूत्र को परिमाप के लिए क्या कर देना, उपयोग कर देना। ये एक कॉन्सेप्चुअल एरर है। तो सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि एक शिक्षक को छात्र की त्रुटियों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, नकारात्मक, सुधारात्मक और संवादात्मक, उपेक्षात्मक, दंडनात्मक। दंड देना नहीं है, उपेक्षा करना नहीं, मतलब मजाक उड़ाना नहीं है, और ना ही आपको नकारात्मक प्रतिक्रिया देना है। हमेशा ही एक शिक्षक के रूप में आपको सुधारात्मक और संवादात्मक जो है कि क्या देना है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में है कि त्रुटियों को समझने से शिक्षक को क्या लाभ होता है। दिया कि वह बच्चों की मानसिक प्रक्रिया को समझ पाता है, या वह बेहतर शिक्षण योजना बना सकता है, या वह अधिगम के रिक्त स्थानों को भर सकता है, या उपरोक्त सभी। चलिए समझते हैं। पहला ऑप्शन है कि बच्चों की मानसिक प्रक्रिया को समझ पाता है। जी, बच्चे की मानसिक प्रक्रिया को बिल्कुल शिक्षक समझ जाता है त्रुटियों के माध्यम से कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है, कहाँ पे उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
वह उसके अनुसार उसके बाद शिक्षण की योजना बनाता है और शिक्षक की योजना बनाने के बाद फिर अधिगम स्तर के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है दूर कर देता है। तो ये तीनों ही स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दी गई हैं, पहले समझता है, फिर योजना बनाता है और फिर रिक्त स्थानों को भर देता है। तो ये सारे आंसर जो है कि शिक्षक को लाभ होता है त्रुटियों को समझने से। तो जो सही आंसर होगा ना दोस्तों इस क्वेश्चन का, वो क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कृतीय त्रुटियों के विश्लेषण से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और मेन जो मेरा एम है वो है आपको इस चैप्टर से या इस टॉपिक से जितने भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उसको जो है कि समझाना, कि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आप समझ जाए। फिर इससे बड़े क्वेश्चंस बने, छोटे क्वेश्चंस बने, रीजन एंड असर्शन वाले क्वेश्चंस बने, इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है अगर आप पूरा वीडियो अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो निश्चित रूप से कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए। और इसी तरीके के और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोज़ को अब बारी बारी से देख लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलेंगे दोस्तों अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।